छात्रों, हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वह टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम भी एक प्रकार के जैव अणु होते हैं और कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी स्टडी लगातार जारी है। साथ ही में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, जैसा कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एंजाइम। तो एंजाइम कहलाते क्या है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि एंजाइम होते क्या हैं। तो हम बता दें कि जो एंजाइम है वो एक प्रकार की प्रोटीन है जो सामान्य तौर पर जीवित कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और उनमें होने वाली सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, परंतु बनने वाले उत्पाद को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। सिंपल सी परिभाषा है कि एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो किसी भी कोशिका के अंदर ही बनते हैं और उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं या कह सकते हैं जैविक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं और साथ ही में बनने वाले उत्पादों पर किसी भी प्रकार का उत्पादों की प्रकृति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। तो उसे क्या कहते हैं? हम एंजाइम कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा क्या होगी इसकी। परिभाषा की बात करते हैं तो आप तो कह सकते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित कोशिका के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, जीवित कोशिका के अंदर ही बनते हैं एवं उनमें होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं, परंतु प्राप्त उत्पादों की प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु प्राप्त उत्पादों की प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है किसकी? एंजाइम की। एंजाइम की पूर्ण, कंप्लीट और सिर्फ छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया कि एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और उनमें होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं, परंतु इसकी एक विशेषता होती है कि ये बनने वाले उत्पादों की प्रकृति पर कोई भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, इसको एक सामान्य तौर पर सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं कि वो क्रिया आगे हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसे जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एंजाइम को।
ये क्या करते हैं कि क्रिया में बनने वाले जो अंतिम उत्पाद है उसकी प्रकृति को प्रभावित नहीं करते, हम पहले लिख चुके हैं। ये क्या करते हैं, क्रिया में जो कोई भी क्रिया अगर हो रही है, जैव रासायनिक क्रिया हो रही है, जीवों के शरीर में हो रही है, तो उसमें जो उत्पाद बन रहा है उसको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। इसके बारे में अगर एंजाइमों की डिस्कवरी के बारे में देखें कि इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे ये सामने आया, किससे इसको पता लगाया, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुए। किरचॉफ ने सन 1812 किरचॉफ ने तब 1812 में स्टार्च को, इन्होंने क्या किया था, जो स्टार्च होता है 1812 में स्टार्च को क्या किया था, विशेष कारकों की उपस्थिति में शर्करा में बदला था। किरचॉफ ने 1812 में स्टार्च को कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति में, ठीक है, कारकों की उपस्थिति में किसे बदला था, शर्करा में बदला था, शर्करा बनाया था, शर्करा में बदला, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि स्टार्च को कुछ विशेष कारक, कौन कौन से कारक है इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं बताई गई, तो कुछ विशेष कारकों की, यहाँ पे विशेष कारक है, तो विशेष कारक कौन हो सकते हैं, विशेष कारक आगे चल के एंजाइम थे, ठीक है। तो शर्करा को कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति, सॉरी स्टार्च को कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति में किसे बदला था, शर्करा में बदला था, किसने, किरचॉफ ने। इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, जैसे वर्जीलियस नामक एक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1835 में वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1835 ने जीवित कोशिका, ठीक है, वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1835 में जीवित कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरकों का पता लगाया, या जैव उत्प्रेरकों के अस्तित्व का बारे में बताया। तो आप बता सकते हैं कि वर्जीलियस, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्जीलियस, ये जब है, वर्जीलियस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्हें 1835 में जीवित कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरकों की अस्तित्व का पता लगाया। मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर जो कह सकते हैं कि जैव उत्प्रेरक अर्थात एंजाइमों की उपस्थिति के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे, वर्जीलियस थे। इसके बाद एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो कोहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप बता सकते हैं एंजाइम जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, सन 1878 में, उपयोग सन 1878 में कोहने नामक वैज्ञानिक थे, कोहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने किया था, कोहने नामक वैज्ञानिक ने किया था सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का उपयोग। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ठीक, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप बता सकते हैं कोहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, सन 1878 में, 1878 में। इसके बाद एंजाइम शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं एंजाइम शब्द का जो अर्थ होता है इन ईस्ट के अंदर एंजाइम बराबर होता है NYEAST, ईस्ट, मतलब कोशिका या ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, जो जैव उत्प्रेरक पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एडवर्ड बुकनर, एक वैज्ञानिक और वे कौन थे, एडवर्ड बुकनर, ये एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने सन 1897 में
जाइमेज नामक एंजाइम, जाइमेज नामक एंजाइम की खोज की थी, खोज की। ये भी प्रश्न समझ में आता है कि जाइमेज नामक एंजाइम की खोज कब और किसने की, तो कब की, 1897 में। किसने की? एडवर्ड बुकनर ने की, जाइमेज एंजाइम नामक एंजाइम। इसके बाद एक और एंजाइम खोजा गया जिसे कहते हैं यूरिएज। तो यूरिएज नामक एंजाइम को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जे बी समनर, जे.बी. समनर ने यूरिएज नामक एंजाइम को शुद्ध रवे के रूप में प्राप्त किया। मतलब जो यूरिएज नामक एंजाइम था, उस एंजाइम को नमक के दाने अर्थात क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जे.बी. समनर नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने एंजाइम रसायन शास्त्र, जिसे हम कहते हैं एंजाइमोलॉजी। यह कहें कि जे.बी. समनर ने जब यूरिएज नामक एंजाइम को रवे के रूप में प्राप्त किया, तो उसी के साथ साथ इन्होंने एंजाइम रसायन शास्त्र, जिसे हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं, तो एंजाइमोलॉजी की नामक विज्ञान की शाखा की आधारशिला रखी। मतलब एंजाइमोलॉजी की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जे.बी. समनर थे। इन्होंने यूरिएज नामक जो एक प्रकार का कह सकते हैं एंजाइम है, उसको शुद्ध रवे के रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद अगला पॉइंट बता सकते हैं कि जीवित कोशिकाओं, जीवित ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा होने वाला जो किण्वन है, किण्वन की जो क्रिया है, जीवित ईस्ट कोशिकाओं से जो किण्वन की क्रिया होती है, जिससे अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनते हैं, तो उस क्रिया के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? लुई पाश्चर थे। ये भी लिख सकते हैं आप। जीवित कोशिकाओं, जीवित ईस्ट कोशिकाओं द्वारा होने वाला किण्वन की जो क्रिया होती है, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन ही कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की क्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, इसने किया था। ईस्ट जो जीवित कोशिका है, उस कोशिका के द्वारा या ईस्ट के द्वारा होने वाले किण्वन की क्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। इन्होंने शर्करा को अल्कोहल में बदला था। इन्होंने शर्करा को अल्कोहल में बदला था। आजकल देखा होगा कि अब फल जो सड़ जाते हैं, तो फल से कह सकते हैं कि सड़े हुए फलों से या फलों को सड़ाकर, जैसे कहते हैं शराब बनाने में महुए का उपयोग किया था, तो महुए को सड़ाकर ही शराब बनाई जाती है। तो सड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? किण्वन की क्रिया होती है। तो इस किण्वन की क्रिया की सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लुई पाश्चर थे। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि इनसे हमारे कुछ अन्य बिंदु है, जैसे कि अगर ऐसे एंजाइम की बात करें जिस एंजाइम में केवल कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर ही कार्य, मतलब वे एंजाइम जो जिस कोशिका में बनते हैं उसी कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, उसे अंतः एंजाइम के नाम से जानते हैं।
क्या जानते हैं, अंतः एंजाइम के नाम से। तो आप बता सकते हैं वह एंजाइम जो उसी कोशिका के अंदर कार्य करते हैं जिसमें वे बनते हैं। ठीक है, जिसमें बनते हैं उसी कोशिका के अगर अंदर कार्य करते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसे कहते हैं अंतः एंजाइम कहते हैं, अंतः एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अंदर ही कार्य कर रहे हैं, अंदर ही निर्मित हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अंतः एंजाइम कहेंगे। जैसे से बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पौधों में प्रकाशन क्रिया होती है और प्राणियों में जो श्वसन की क्रिया होती है, इन क्रियाओं में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतः एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बता सकते हैं, जैसे प्रकाश, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में कौन सी क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तथा क्या कह सकते हैं इसमें, श्वसन, जंतुओं में श्वसन, तथा जंतुओं में श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो उसी कोशिका में कार्य करते हैं जिस कोशिका में उनका निर्माण होता है, तो उसे हम अंतः एंजाइम कहते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम तथा श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम जो जंतुओं में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतः एंजाइम कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत वह एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं कि जिनका कार्यक्षेत्र कोशिका के बाहर होता है, अर्थात जिस कोशिका में वो निर्मित होते हैं उसके बाहर कार्य करते हैं, तो ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, बाह्य एंजाइम कहते हैं। तो ले सकते हैं इसको भी, वह एंजाइम जिनका कार्यक्षेत्र कोशिका के बाहर होता है, बाह्य एंजाइम कहलाते हैं, बाह्य एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, बाह्य एंजाइम कहलाते हैं। जैसे जंतुओं के आहार नाल में पाए जाने वाले एंजाइम, कवकों एवं जीवाणुओं से प्रभावित होने वाले, स्त्रावित होने वाले एंजाइम। जंतुओं के आहार नाल, जैसे हम अपने आहार नाल की बात करें तो इनमें आहार नाल में जो एंजाइम बनते स्त्रावित होते हैं, उसी प्रकार कवकों से जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं, और साथ में कह सकते हैं कि जीवाणुओं से जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बाह्य एंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे ले सकते हैं जी, जंतुओं के एलिमेंट्री कैनाल, ऐसी लिखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, एवं कवकों तथा जंतु जीवाणुओं से स्त्रावित होने वाले एंजाइम। ठीक है, तो ये था एंजाइम, और एंजाइम के कह सकते हैं कि एंजाइम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हमने जाना, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम की परिभाषा क्या होती है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कोशिका के अंदर बनते हैं, उसमें होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं, परंतु बनने वाले उत्पादों को प्रभावित नहीं करते। इसे जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। उसके बाद किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1812 में स्टार्च को कुछ विशेष कारकों की उपस्थिति में शर्करा में बदला था। इसने किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 में जीवित कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरकों की उपस्थिति या उस अस्तित्व के बारे में पता लगाया था। उसके बाद एंजाइम शब्द जो था, एक एंजाइम शब्द की बात करते हैं, विशेष शब्द। तो एंजाइम शब्द का उपयोग करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक संघों ने सन 1878 में एंजाइम शब्द का उपयोग किया था, और इन वैज्ञानिक का नाम था कोहने नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे प्रथम उपयोग किया था। एंजाइम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है इन ईस्ट, अर्थात ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, इसीलिए इसको कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर क्या होते हैं, एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, कोशिका के बाहर कार्य करते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार में बांटा गया, हम बताएंगे बाद में। इसके बाद एडवर्ड बुकनर
एक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1897 में जाइमेज नामक एंजाइम की खोज की थी। ठीक, उसी प्रकार जेवी समनर ने यूरिएज नामक एंजाइम को क्या किया था, रवे के रूप में पृथक किया था। यूरिएज नामक एंजाइम को सर्वप्रथम रवे के रूप में पृथक करने वाले वैज्ञानिक थे जेवी समनर। इन्होंने साथ ही में क्या किया था कि एंजाइम रसायन शास्त्र अर्थात एंजाइमोलॉजी की आधारशिला, जो कि एक जीव विज्ञान की एक शाखा है, उसकी आधारशिला रखी थी। इसके बाद जीवित कोशिकाओं द्वारा होने वाली किण्वन नामक, किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, उस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लुई पाश्चर थे। इस क्रिया का उपयोग आज वर्तमान में अनेक कार्यों में किया जाता है। जैसे सिंपल तौर पे अल्कोहल निर्माण में जो हम इडली और डोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, उसमें भी किण्वन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। भोजन निर्माण में करते हैं, पनीर बनाने में करते हैं। ठीक है, पनीर में तो नहीं होता, लेकिन जो हम भोजन है, इडली डोसा उपमा, इन सब के निर्माण में हम क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया का उपयोग करते हैं। इसके बाद वह एंजाइम जो किसी कोशिका के अंदर निर्मित होते हैं और उसी कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, तो उसे अंतः एंजाइम कहते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान और जंतुओं में श्वसन की क्रिया के दौरान भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं, वो अंतः एंजाइम होते हैं। उसी प्रकार ऐसे एंजाइम जो कोशिका के में उस कोशिका में कार्य नहीं, कोशिका के बाहर कार्य करते हैं, अर्थात कोशिका के अंदर कार्य न करके कोशिका के बाहर कार्य करते हैं, जिसमें वे निर्मित होते हैं, तो ऐसे एंजाइमों को हम बाह्य एंजाइम कहते हैं। जैसे जंतुओं में, जंतुओं के जो एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल में जो एंजाइम बनते हैं, साथ ही में कवक और जीवाणुओं से स्रावित होने वाले एंजाइम भी क्या होते हैं, बाह्य एंजाइम होते हैं। ये था एंजाइम, एंजाइम से संबंधित कुछ तथ्य। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम के बारे में और टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, एंजाइम की संरचना है, एंजाइम का नामकरण है। इन सब के बारे में कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम अपना एक टॉपिक एंजाइम टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।